माई सेल्फ नवीन कुमार सिन्हा, एक्स सीनियर मैनेजर पर्सनल। तो आज का टॉपिक है आपका एनसीडब्ल्यूए। ये तो काफी वास्ट है और जी, हिस्ट्री और ये सभी चीज इंक्लूडेड है इसमें। तो जी, सबसे पहले कोयले का इतिहास तो बहुत पुराना है, आज से नहीं। ये 1700-1800 ईस्वी से कोयला निकल रहा है। जी, ब्रिटिश काल में भी कोयला निकला, तो उस समय प्राइवेटाइजेशन सबसे ज्यादा था। और फिर प्राइवेटाइजेशन से जब आजादी के बाद में कोयले का डिमांड क्यों बढ़ा, पंचवर्षीय योजना चालू हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कोयले का डिमांड ज्यादा बढ़ा। और जो प्राइवेटाइजेशन का कोयला था वो तो ऐसा ही था कि ऊपर से निकाल लिए, बाकी देश का संपत्ति नीचे रहा, तो इसीलिए वो चालू हुआ। नेशनलाइजेशन हुआ, जैसे आपको पता है इसका जी, प्रोसेस शुरू हुआ। और नेशनलाइजेशन जैसे पहले एनसीडीसी हुआ, वो भी एक प्रोसेसिव में था। उसके बाद सत्तर में। सीएमएल बना, उसके बाद सीएमए, कोल, सीएमए। कोकिंग कोल, सबका नेशनलाइजेशन हुआ। जी, और इस तरह से कोयले का आपूर्ति के लिए ये स्टार्ट हुआ। और जी, इसका जो एनसीडब्ल्यूए है उसका बेसिस क्या है, ये आप लोग को भी जानना जरूरी है। तो जैसे स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि बेसिस जो है सेंट्रल वेज बोर्ड फॉर, तो सेंट्रल बोर्ड फॉर कोल माइनिंग इंडस्ट्री, इसका जो रिकमेंडेशन था प्रेम्बल में सबसे ऊपर देखिएगा, ये लिखा रहता है कि सेंट्रल वेज बोर्ड फॉर कोल माइनिंग इंडस्ट्री एज एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 67। तो बेसिस वही था और उस समय भी हम लोग का काफी डेवलप्ड था ये। इसके पहले चूंकि आप लोग भी क्वालिफाइड हैं और प्रोफेशनल हैं, आपके पास भी डिप्लोमा डिग्री है टू बिकम पर्सनल ऑफिसर, तो इसमें आप लोग को ये जानना जरूरी है कि ये 1950 के आसपास में, 50 से 60 के बीच में दो बहुत बड़ा अवार्ड आया, आप सुने होंगे जरूर, दासगुप्ता अवार्ड, मजुमदार अवार्ड। उस अवार्ड में यदि आप देखिएगा तो हर चीज कवर्ड है। उस समय ही अंडरग्राउंड अलाउंस से लेके बाकी जितना कोल माइनिंग का जितना डिफिकल्टी था, उस समय लोग केस करते थे, ट्रिब्यूनल में फैसला होता था ये। तो फाइनली टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, लास्ट में जो रिकमेंडेशन आया सेंट्रल वेज बोर्ड फॉर कोल माइनिंग इंडस्ट्री, और दैट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये एप्लीकेबल हुआ, वो मेरा बेस है। वहीं से आपका शुरू हुआ। एनसीडब्ल्यूए 175 में बना और उसका बेसिस वही था और धीरे धीरे ये इम्प्रूव होते चला गया। तो इसमें एक चीज बोलना चाहेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से जो आता है, आप लोग को जाना, पीरियड जानना बहुत जरूरी है। जैसे पहला 3 एनसीडब्ल्यूए 1 से लेके 3 तक देखिएगा, इट वाज फॉर 4 इयर्स। चौथा जो है 4.5 ईयर का है और उसके बाद चार से साल, पांचवा से लेके आज तक जब भी हुआ है 5 साल का हुआ 5 साल का है उसके बाद। है। हाँ। तीन तीन हुआ आपको 4 साल का, चौथा हुआ 4.5 साल का और बाकी सब 5 साल का हुआ है। 5 साल का। और डेट ऑफ साइनिंग इसमें बराबर पूछता है। हम लोग देखे हैं कई बार पूछता है कि डेट ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। तो एनसीडब्ल्यूए 11 हुआ, इट हैज बीन साइंड ऑन 20/5/23। ये इंपॉर्टेंट रहता है, मल्टीपल रहता है, उसमें ये क्वेश्चन आता है मल्टीपल में। हु वाज द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ एनसीडब्ल्यूए 11, उसमें ऐसा आपको देगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक चीज एकदम 100% क्लियर रही है कि जितना भी एनसीडब्ल्यूए हुआ है उसका मेंबर सेक्रेटरी डायरेक्टर P&IR CIL रहे हैं। तो ये आपको होना चाहिए और ये इफेक्टिव डेट ये सब देख लीजिए। और उसके बाद इसमें पार्टिसिपेशन कैसे होता है ये हम बताना चाहेंगे। तो इसमें पार्टिसिपेशन जो होता है, सबसे इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कोल का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल जैसे वही ज्वाइंट बाइपार्टाइट कमिटी फॉर द कोल इंडस्ट्री, ये कंस्टिट्यूट करने का परमिशन आपको मिनिस्ट्री ऑफ कोल से आता है, देन इट इज कंस्टिट्यूटेड। तो इसमें जैसे कोल इंडिया के लिए है और इंडिया और इंडस्ट्री में क्या अंतर है, ये भी एक समझना है। माने ये केवल कोल इंडिया के लिए नहीं है, एंटायर कोल इंडस्ट्री के लिए है। और इस बार भी आप देखिएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चौगले एंड प्राइवेट कंपनी वो इसमें थे, एससीसीएल के लोग रहते हैं जो कि कोल इंडिया का पार्ट नहीं है। और इसके एससीसीएल। अलावा पहले टाटा स्टील, टाटा कोलेरीज के लोग भी रहते थे, बहुत लोग इसमें रहते थे। तो इट इज नॉट फॉर कोल इंडिया बट इट इज फॉर कोल इंडस्ट्री। और टाटा में भी जमाडोवा माइंस ये सब जो उधर है उसमें बहुत सा जगह इसको लागू किया गया है, पिछले ये इतिहास बताता है। तो ठीक है, जब ये आपको लेटर कब आया ये भी एक डेट देख लेना होगा। ये डेट जो दिखला रहा है 6/5/21 को
अप्रूवल आया कि हाँ यू गो फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ कमिटी। और जेबीसीसीआई का जो फॉर्मेशन होता है, इट इज एन एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इन कोल इंडिया। इससे बड़ा क्या होता है, जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव हैं सब अपना भविष्य, अपना टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय देम थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें यदि आप देखिएगा टोटल, इसको पढ़िएगा, कैडर स्कीम के लिए तो अलग से हम लोग बात करेंगे। कैडर स्कीम में देखिएगा क्वालिफिकेशन क्या है, लोग बाहर में चर्चा करते हैं। हम लोग यहाँ पोस्ट भरे थे 25 स्टेनोग्राफर का, तो उसमें मैंने काफी लोग बोल रहे थे ये मैट्रिकुलेशन क्यों लिखा हुआ है। मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन है, इसको ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि इसका जॉब ऐसा है। यू कांट चेंज दैट। उसके पीछे का भी इतिहास, चूंकि हिस्ट्री एक पार्ट है इसका एनसीडब्ल्यूए का, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि जब नेशनलाइजेशन हुआ 72 और 73 में, तो जो भी मैन पावर था, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, रातों रात अपना फॉर्म बी में लोगों का जो नाम, बहुत सा नाम इंक्लूड हुआ। और जब ये कोल इंडिया बना, अचानक उस समय आपका 9 लाख के करीब एम्प्लॉय आ गया, 9 साढ़े 9 लाख। और मोस्टली क्या है, अनएडुकेटेड थे, और नहीं तो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं था, 10th पास था, मान लीजिए ये किया हुआ। तो हम लोग टेक्निकल इंडस्ट्री है, और इतना हम लोग कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन अब बी फॉर्म में है, सब आपके रोल पे आ गए। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था उसमें, जो भी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा था दैट वाज बीइंग बोर्न बाय द गवर्नमेंट। जो भी आपका खर्चा था वो लोग दे रहे थे। एनी हाउ, इसीलिए जब कैडर स्कीम बना, तो थ्रू ट्रेनिंग और डेवलपमेंट टोटल आदमी का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट का कोशिश किया गया। इसीलिए छोटा छोटा क्वालिफिकेशन वही मैट्रिकुलेशन रखा गया। इवन उस समय स्कीम चलता था कि कोई मैट्रिकुलेशन किया या ग्रेजुएशन किया उस समय तो एक इंक्रीमेंट मिलता था। आज के दिन में नहीं है, जस्ट टू मोटिवेट देम। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्रेनिंग का भी, जिसको करके कंपनी चलने लगी। तो अब हम लोग आते हैं फिर इस पे कि अब ये जो कमेटी है कैसे बनता है। तो कमेटी ये देखिए, ये बना हुआ है कि रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या रहते हैं। ये CIL एंड इट्स सब्सिडरी के 12 रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टर P&W जो है वो सिंगरेनी कोल कंपनीज के हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम, ये प्राइवेट से है, चौगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। और GM MP एंड IR ये जो रहते हैं ये कोऑर्डिनेटर रहते हैं। ये मेंबर सेक्रेटरी में आदमी कंफ्यूज करके इनका भी नाम लिखता है, ये नहीं है। और अभी उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन, जैसे इसमें रिप्रेजेंटेशन इंटक का भी है 4 का, लेकिन चूंकि कुछ फैसला नहीं हुआ था इसलिए उसके लिए 4 सीट छोड़ दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी का ये BMS का 4 है, HMS का 4, एटक का 3 और सीटू का फुल फॉर्म भी आदमी नहीं बोल पाता है बहुत लोग। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन, इसको याद रखिएगा, बहुत से पूछेगा तो सीटू का 14 हुआ इक्वली। और ये कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद में SCCL से 2 था ना, क्या SCCL से 2 रहता है ना। हाँ, ये नहीं, ये यही कॉन्स्टिट्यूशन है एज पर दिस, ठीक है। और उसके बाद सिंगरेनी से एक ही रखा, 2 रखे हैं। इसके बाद अब ये जो ब्रीफ ऑफ NCWA है, तो सबसे पहले ये याद रखना होगा ये किस पे लागू है। जो ऑन रोल है 1/7/21 से लेके, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिया हुआ है, इसको याद रखना है। 1/7/21 से 30/6/26 तक लागू है। किसका कवरेज होता है, ये NCWA 1 से 10 तक जितना लोग भी हैं सब पे लागू होता है। और वो जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं आफ्टर 30/6/21, जो उसके पहले रिटायर हो गए तो ये उन पे लागू नहीं होगा। अच्छा, इट कवर्स द वेज स्ट्रक्चर। क्या है, इंक्लूडिंग DA, फिटनेस, कैसे फिटमेंट करना है, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या क्या मिला है, सर्विस कंडीशन क्या लगेगा, वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी में क्या है, पेंशन क्या है, सेफ्टी एंड अदर मैटर्स एज कंटेंट इन डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ दिस एग्रीमेंट। ये टोटल इसका कवरेज है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो सबसे बड़ा चीज है, वेज जो आपका फिक्स हुआ, वेज का कंपोनेंट क्या है, बेसिक, VDA और SDA, यही कंपोनेंट है आपके बेसिक वेज का, VDA, SDA और बेसिक। और ये कैसे होता है, जैसे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
जो 1/7/21 को था वो कितना पॉइंट था, 78/19। इसको आपका बेसिक में मर्ज कर दिया जाता, मर्जर कर दिया जाता है। और उसके बाद ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, हम अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हल्ला बहुत होता है, लाख रुपया से कम मिनिमम वेजेस नहीं होगा, 50,000 होगा तो 70,000 होगा, 75 होगा, जो भी है। लेकिन ये इतना आसान है ना कि आप भी अभी NCWA 12 का क्या होगा वो बना के देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है, याद रखने वाला चीज है यही कि SDA क्या है, 17.95% ऑफ अटेंडेंस बोनस बोलिए या 1.795% ऑफ बोनस, ये SDA है। और जो आपका ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो मर्ज हुआ वो 78/19 पॉइंट मर्ज हो गया, उस दिन से 0 हो गया। अब इसके ऊपर जो बढ़ोतरी होगा उसी पे आपको DA मिलते जाएगा। वो टाइम टू टाइम हर 3 महीना पे आता है, जैसे आप लोग जानते हैं, आप लोग तो पुराने आदमी हैं। और उस डेट में 1/7/21 को DA नील हो जाएगा। तो अब जो इस एग्रीमेंट में आया, मिनिमम वेजेस जो है सरफेस वर्कर का वो कितना रहेगा, तो 43,677.45 ये मंथली बोलिए या आप डेली का बोलिए 1679.90। ये आपका यही हुआ इंक्लूसिव ऑफ इंटरिम रिलीफ। तो ये आपका बेसिक वेज बन गया। एक सेकंड सर, ये आपका बेसिक वेज बन गया। यही मिनिमम आपका जो मिनिमम वेजेस का चैप्टर में ये। अब ये कैलकुलेट कैसे हुआ ये हम चाहेंगे आपको दिखाना। तो देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। आपको आइडिया है इसका कैसे कैलकुलेट किया, ये लाया कैसे? नहीं सर, नहीं, ये देखिए सो इजी है। और किताब यदि आपके पास होगा तो आप देख के उसको दीजिएगा, देख के एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर आपको पता चल जाएगा कैसे कैलकुलेट करता है।